नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा हम बुक पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। मैं आपको बता देती हूँ, अभी हाल ही में यूपी में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है। तो जो स्टूडेंट हिंदी से टीजीटी पीजीटी देने वाले हैं उनके लिए बुक बहुत यूजफुल है। उनको दो बुक खास तौर पर पढ़नी है, एक हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक और एक बच्चन सिंह की बुक पढ़नी है आपको। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ना है आपको। ये दो बुक आपको पढ़कर ही जानी है अगर आप टीजीटी या पीजीटी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस बुक को ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो इस बुक में जो है हमारा रीतिकाल चल रहा था और रीतिकाल में 3 प्रकरण हैं, मैंने आपको पहले ही बताए थे, और 2 प्रकरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सामान्य परिचय और रीति ग्रंथकार कवि। तो आज से हम अपना नया प्रकरण शुरू करते हैं, रीतिकाल के अन्य कवि। इसमें 46 राइटर है जो हमको पढ़ने हैं। और मैं आपको बता देती हूँ 46 राइटर में से 3-4 राइटर बहुत महत्वपूर्ण है, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, जिनके हमें लाइन बाई लाइन पढ़नी है। बाकी राइटर ऐसे हैं उनके बारे में एक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हुए चलेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना रीतिकाल के अन्य कवि। यहाँ पर राइटर से पहले यहाँ पर 2-2.5 पेज की एक भूमिका टाइप दी हुई है कि मतलब कहाँ से रीतिकाल के अन्य कवि में हमें क्या क्या मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम दिए हुए हैं, वो सब हम देखेंगे। आज हम सबसे पहले यही देखेंगे अपनी। तो शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से बुक का नाम बता देती हूँ। बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है। और मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने अपनी ही बुक के पेज रखे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले से ही मार्क किया हुआ है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की है संक्षेप में वर्णन हो चुका है, यानी हम प्रकरण 2 में पढ़ा है। देखो जो स्टूडेंट अभी प्रकरण 3 ही पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने प्रकरण 1 और प्रकरण 2 नहीं पढ़ा है तो आप पहले वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रकरण 3 पढ़ना, तो आपके ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी है। कहते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी है अब उनका उल्लेख हो चुका होगा, और जो रीति ग्रंथ जिन्होंने लिखे उनका उल्लेख पहले हो चुका है, ये यहाँ पर कहने चाह रहे हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखा है ना कि रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी है। और किस प्रकार की पुस्तकें लिखी है? कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे है, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी है। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भाव, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। बताते हैं जो ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों किसकी बात हो रही है? जो हम प्रकरण 2 में कवि पढ़ के आए थे उनकी यहाँ पर बात हो रही है। कहते हैं ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं, अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है ये किस प्रकरण की है और किस राइटर की है, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल की और प्रकरण 3 की है। देखो अब ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। अब बुक क्या होता है, एग्जाम में प्रकरण भी पूछ लेते हैं, कोई कोटेशन देके कि ये किस प्रकरण की पंक्ति है, तो आप लोग याद रखिएगा। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि है और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था, जिन्हें भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्धृत करने के लिए पद लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्नत कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। इम्पोर्टेंट है। कहते हैं रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर जितने भी ये प्रेमोन्नत कवि हुए हैं ये किसी मतलब लक्षणबद्ध में बंधे नहीं है, उन्होंने कोई इस प्रकार की लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ प्रबंध काव्य के नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखते हुए चलेगा। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध
गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत इम्पोर्टेंट है, सबल सिंह का महाभारत एग्जाम में पूछा जाता है। छतर सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये रचना एग्जाम में पूछी गई है। लाल कवि का छत्र प्रकाश इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर पिंक से हाईलाइट है वे रचना आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले सबल सिंह का महाभारत इम्पोर्टेंट, फिर गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र इम्पोर्टेंट, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोगराज का अमीर रासो। अमीर रासो एक हमें पहले भी पढ़ने को मिला है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा यहाँ पर जोगराज के अमीर रासो की बात हो रही है। गुमान मिश्र का नहसत चरित, सरजूराम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवी दत्त की बैताल पच्चीसी, हरनारायण की माधवनल कामकंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास इम्पोर्टेंट, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वेत वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आला रामायण, आला भारत, मूलडोला, चंद्रशेखर का अमीरहट इम्पोर्टेंट, श्रीधर का जंगनामा वेरी इंपॉर्टेंट, पद्माकर का राम रसायन इम्पोर्टेंट। ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। महाभारत, चंडी चरित्र, छत्र प्रकाश, हमीर रासो, जैमिनी पुराण, सुजान चरित्र, ब्रजविलास, रामाश्वेत, हमीरहट, जंगनामा और राम रसायन। ये हमारे 11 रचनाएं हुई जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको भूलने नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आप नोट्स बनाते हो वहाँ पर इन 11 रचनाओं का नाम लिखना होना और बराबर में रचनाकार का आप नाम लिख लेना। इनमें से चंद्रशेखर के अमीरहट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के अमीर रासो, सूदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्य उपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वेत की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प है, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। यहाँ पर एक दो जो इम्पोर्टेंट रचना है उनके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि रामाश्वेत की रचना कैसी है, साहित्यिक है। ब्रजविलास में क्या है, उसमें गुण, काव्य का गुण तो थोड़ा कम है, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दानलीला, मानलीला, जल विहार, वन विहार, मृग्या, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, रामकलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र से नक्शिक, षट ऋतु आदि स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गई है। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। कहते हैं जो चौथा वर्ग है वो किसका है, नीति के फुटकल पद कहने वालों का है। इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग्वैदज्ञ रहता है, पर केवल वाग्वैदज्ञ के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कई कई ऐसे पद भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सुक्तिकार कहेंगे। इंपॉर्टेंट है। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, गाग, वैताल अच्छे सुक्तिकार हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन याद रखिएगा। कहते हैं कि ऐसी रचना करने वालों को हम क्या कवि न कहकर सुक्तिकार कहेंगे। और रीतिकाल के भीतर कौन अच्छे सुक्तिकार हुए, उन्होंने 4 राइटर के नाम बताए, वृंद, गिरिधर, गाग और वैताल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5वां वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं। कहते हैं अपनी बातों कहने के लिए पद्य में कहते हैं और अपनी बात को समझाने के लिए उपमा, रूपक आदि इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो नियोक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि के उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6वां वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। आगे इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रही।
जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों में आदि में मिलती है। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकार जैसे शिवा वावनी, छत्रसाल, दशक, हिम्मत बहादुर, रुद्रावली आदि, ये सब हम प्रकरण 2 में इन सब रचनाओं के बारे में हम पढ़कर आए हैं। वही बात यहाँ पर हो रही है। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वही हो सकी है जो या तो देव काव्य के रूप में हुई है अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धावन भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। इम्पोर्टेंट है। जो पुस्तकें योही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सके। कहते हैं जो ऐसे ही आश्रित कवियों के लिए लिखी गई, जो उनके नायक थे, जनता के हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं था, तो वे ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई कि उनकी रचना में सच पूछे तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल 80 रुपया ही लगी होती। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। जो ये पंक्तियाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल 80 रुपया ही लगी होती। आज आगे बढ़ेगा। आगे संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। कहते हैं जैसे भक्ति काल में थोड़ा बहुत गद्य मिल जाता है, ऐसे ही रीति काल में भी मिल जाता है, पर कच्चे रूप में। गोस्वामी और की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्प ब्रजभाषा मिलती है। खड़ी बोली वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के लिए व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कभी लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीति काल के भीतर ही खड़ी बोली समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ भाषा बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो सबसे आखिरी की है, याद रखिएगा। योग वशिष्ठ ग्रंथ है किसका? राम प्रसाद निरंजनी का। संवत 1798 में लिखा गया और इसकी भाषा क्या है? परिमार्जित गद्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी रीति काल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। कहते हैं रीति काल के भीतर ही, मतलब जो आनंद रघुनंदन का समय है वो जब रीति काल का समय चल रहा था वो ही है। महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय, इंपॉर्टेंट नाटक है। देखो आनंद रघुनंदन भी बहुत पूछा जाता है, किसका? याद रखिएगा, महाराज विश्वनाथ सिंह का। प्रद्युम्न विजय भी पूछा जाता है, किसका नाटक है? गणेश कवि का। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। इस जो स्लाइड में हमें 3 रचनाएं मिलती है, योग वशिष्ठ, आनंद रघुनंदन और प्रद्युम्न विजय, तीनों याद रखेंगे। इनके राइटर और इसका समय भी याद रखेंगे, संवत 1798। इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में ये 3 रचनाओं के नाम है। अब यहाँ पर जो है रीतिकाल के अन्य कवि के बारे में जो शुरू में 2.5 पेज में एक तरह से ये जो दिया गया था ये हमने पढ़ लिया। अब आगे यहाँ पर राइटर शुरू हो गए। मैंने आपको बताया 46 राइटर है, तो वो हम अपनी कल की क्लास में देखेंगे। कुछ राइटर ऐसे हैं जिनकी 1-2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नोट्स बना कर ही दूंगी स्लाइड में। और जो राइटर हमें लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, जैसे हो गए हमारे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, इनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पर प्रकरण 3 की शुरुआत कर दिया। आप लोग एक बार खुद से भी जरूर पढ़ना। देखो मैंने जैसे आपको आज पढ़ा दिया तो आप एक बार खुद से भी पढ़ना, तो आपके ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और कल संडे है तो कल हमारी एक डाउट क्लियरिंग क्लास होती है लाइव 4:30 बजे शाम को, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। जो भी आपका डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, तो उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर भी लोगों में डाउट है कि कौन भर सकता है कौन नहीं। तो आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम का, यूपी टेस्ट, सी टेट या
यूपी जीआईसी जीडीसी नेट जेआरएफ किसी भी एग्जाम का कोई डाउट है क्वालिफिकेशन को लेकर या अन्य भी कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगी। तो कल शाम 4:30 बजे हम मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। और ये रीतिकाल के अन्य कवियाँ ये मैं आपको 2-3 दिन में कंप्लीट करवा कर दूंगी। ओके, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।